हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। मोशन मंच पर आपका स्वागत है। और बढ़िया है सब? ठीक है बच्चों, तो आज अपन यहाँ पर उत्परिवर्तन का भाग 2 लेकर आए हैं। और इससे पहले अपन ने उत्परिवर्तन का भाग 1 पढ़ा। तो बेटे भाग 1 में आपने पढ़ा होगा कि उत्परिवर्तन 2 तरह के होते हैं। एक तो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और दूसरा होता है जीन उत्परिवर्तन। बेटे अपन ने गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन उसको भी 2 भागों में बांटा है। तो पहला संख्या में परिवर्तन के कारण और दूसरा होगा यहाँ पर संरचना में परिवर्तन के कारण। तो वहां अपन ने पूरा किया था बच्चों संख्या में बदलाव के कारण या संख्या में परिवर्तन के कारण। तो आज अपन दूसरे उससे शुरू करते हैं। तो दूसरा पार्ट हमारा यहाँ पर होगा। तो ये पार्ट होगा बेटे, यानी यहाँ पर जो स्मॉल बी के रूप में अपन लिखेंगे, और ये पार्ट होगा यानी किसमें बदलाव के कारण? संरचना में परिवर्तन के कारण। संरचना में परिवर्तन के कारण। संरचना में परिवर्तन के कारण। तो बच्चों यहाँ पर आज अपन जो पढ़ेंगे ये गुणसूत्र पढ़ेंगे अपन संरचना में परिवर्तन के कारण। तो संरचना में परिवर्तन के कारण इसको अपन 4 भागों में या इसको 4 प्रकार का इसको अपन पढ़ने वाले हैं। तो अब देखते हैं कि गुणसूत्रों की संरचना में बदलाव के कारण कौन कौन से परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। तो ये परिवर्तन में सबसे पहला परिवर्तन होगा बेटे विलोपन यानी अभाव। सबसे पहला आपको याद रखना है यानी विलोपन। तो विलोपन को आप कह सकते हो यानी डिलेशन। अब डिलेशन का माने ये याद रखना किसी खंड का अभाव। गुणसूत्र में किसी खंड का अभाव, किसी खंड का अभाव। तो बच्चों ये याद रखिएगा कि गुणसूत्र में किसी खंड का जब अभाव होता है तो उस घटना को विलोपन कहते हैं। देखो कैसे कि यहां पर हमारे पास में ये गुणसूत्र है, ये एक गुणसूत्र है और इस पर ए, बी और सी, ये यहाँ पर डी और ई और एफ, ये बेटे यहाँ पर हमारे पास में इसके खंड है। और जब जीन विनिमय होता है, जीन विनिमय जब होता है तो आपको भी पता है कि वहां पर पहले गुणसूत्र खंडों में टूटता है और खंडों में टूटने के बाद में वापस जुड़ता है। तो ये जो गलतियां होती है गुणसूत्रों की संरचना में, ये अर्धसूत्रीय विभाजन के समय होती है। तो जब यहाँ पर गुणसूत्र के खंड वापस जुड़ेंगे तो बेटे उस गुणसूत्र में किसी खंड का वहां पर अभाव हो जाएगा। जैसे यहाँ ए है, यहाँ पर बी है और ये सी है, ये डी और ये ई। यहाँ पर जो एफ वाला था ये यहाँ पर अभाव रह गया। तो याद रखना बेटे, यानी विलोपन का क्या मतलब है कि किसी खंड का अभाव हो जाना। तो जब गुणसूत्र खंडों में टूटता है तो जुड़ते समय जब खंड है तो कोई सा एक खंड वहां पर नहीं जुड़ पाता है, यानी उस खंड का अभाव। जो उस खंड का अभाव होगा तो उस गुणसूत्र में उस खंड से संबंधित जीन का भी अभाव हो जाएगा। और इससे रिलेटेड एक बीमारी होती है जिसको कहेंगे बेटे क्राइडुचेट सिंड्रोम। क्राइडुचेट सिंड्रोम यानी क्राइडुचेट भी कहेंगे और इसको बोलते हैं केट क्राई सिंड्रोम भी कहते हैं। केट क्राई सिंड्रोम। तो याद रखिएगा कि मानव के या जो मनुष्य है, तो मनुष्य में बेटे जो 5वां गुणसूत्र होता है, यानी मनुष्य के 5वें गुणसूत्र में भुजा का अभाव, भुजा का अभाव। तो मनुष्य का जो 5वां गुणसूत्र है उसमें अगर भुजा का अभाव होता है तो वहां पर एक बीमारी होती है जिसको क्राइडुचेट सिंड्रोम कहते हैं या फिर इसे केट क्राई सिंड्रोम कहते हैं। बेटे इसमें जो बच्चा होता है वह बिल्ली के जैसे म्याऊ म्याऊ की आवाज करता है, तो इसको बिल्ली के रोने जैसे आवाज यानी केट क्राई सिंड्रोम भी कहते हैं। तो पहला सिंड्रोम आपको याद हो गया विलोपन। तो विलोपन का क्या मतलब है कि गुणसूत्र के किसी भी खंड में किसी एक खंड का अभाव हो जाना और उस खंड से संबंधित जीन का भी अभाव हो जाएगा, तो इसे कहा जाता है विलोपन। नेक्स्ट नंबर 2 जो आता है, ये 2 जो आएगा बेटे ये आता है प्रतिपन। अगला जो यहां पर आपको याद रखना है ये है प्रतिपन, यानी इसको बोला जाता है इनवर्जन। इसको इन्वर्जन कहा जाता है। तो इन्वर्जन का माने होता है यानी खंडों का उल्टे क्रम में वापस जुड़ना। खंडों का उल्टे क्रम
में, यानी लगभग 180 डिग्री पर वापस जुड़ना, पर वापस जुड़ना। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि खंडों का उल्टे क्रम में वापस जुड़ना, तो इसको यहां पर प्रतिपन कहते हैं। तो देखो बच्चों, प्रतिपन कैसे होगा कि यहां पर ये गुणसूत्र है। अब इसमें यहां पर अपन लेते हैं 1 और यहां पर 2 और 3, यहां 4, 5 और 6। अब यहां पर क्या होगा कि ये जो गुणसूत्र यहां पर है, तो यहां पर ये 5 तो आ जाए बेटे 6 के स्थान पर, और 6 चला जाए 5 के स्थान पर, तो ये यहां पर हुआ 180 डिग्री का घुमाव। तो इधर देखो, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, लेकिन अब 6 आ गया और यहां पर 5 आ गया। तो बच्चों ध्यान रखना कि यहां पर अगर कुछ खंड अपने उल्टे क्रम में वापस जुड़ते हैं, अपने उल्टे क्रम में वापस जुड़ते हैं, तो बेटे यहां पर होगा क्या कि उल्टे क्रम में वापस जुड़ने से जीनों की स्थिति में बदलाव आएगा, और जीनों की स्थिति में बदलाव आ जाने के कारण, जीनों की स्थिति में बदलाव आने के कारण वही उत्परिवर्तन या विभिन्नताएं उत्पन्न होगी। तो बच्चों याद रखना है कि प्रतिपन, प्रतिपन का मतलब याद रखोगे खंडों का उल्टे क्रम में जुड़ना, यानी यहां पर जो खंड होते हैं, एक खंड पहले के स्थान पर चला जाएगा, पहले का खंड दूसरे के स्थान पर आ जाएगा, यानी यहां पर 180 डिग्री पर ये उल्टे क्रम में जुड़ेंगे, तो इसको अपन कहेंगे प्रतिपन। तो बच्चों याद कर लो, सबसे पहले संरचना में परिवर्तन के कारण अपन उत्परिवर्तन पढ़ रहे हैं, यानी किसकी संरचना में उत्परिवर्तन, गुणसूत्र की संरचना में उत्परिवर्तन के कारण। तो यहां पर पहले विलोपन आएगा, उसके बाद में प्रतिपन। विलोपन में तो किसी एक खंड का कंप्लीट अभाव रहेगा, ध्यान रखना, और प्रतिपन में क्या होगा कि खंड उल्टे क्रम में वापस जुड़ जाएंगे, जिन्हें जीनों की स्थिति में बदलाव आ जाएगा। इसका तीसरा जो पार्ट होगा वो होगा बेटे यहां पर नंबर, तीसरा पार्ट जो होगा, नंबर थर्ड जो पार्ट होगा यहां पर, ये थर्ड पार्ट होगा, नंबर थर्ड जो पार्ट होगा, ये पार्ट होगा इस जगह पर, यानी नंबर तीसरा जो पार्ट होगा ये होगा द्विगुणन, द्विगुणन, यानी इसको आप कह सकते हो डुप्लीकेशन, द्विगुणन, यानी इसे आप कह सकते हैं डुप्लीकेशन। तो डुप्लीकेशन में क्या होगा बच्चों, यानी डुप्लीकेशन के मतलब होगा कि एक ही प्रकार की जीन का, एक ही प्रकार की जीन का दो बार आना, एक ही प्रकार की जीन का दो बार आना। तो एक ही प्रकार की जीन अगर एक स्थान पर दो बार रिपीट हो जाती है तो इसे कहा जाता है द्विगुणन। और जब एक जैसी जीन दो जगह पर आएगी तो बेटे इनके बीच में परस्पर अंतर क्रियाएं होगी, परस्पर इंटरेक्शन होगा, और इस कारण से यहाँ पर विभिन्नताएं उत्पन्न होगी। तो देखिएगा किस तरह से याद रखेंगे कि यहाँ पर ये हमारे पास में एक गुणसूत्र है, अब ये ए है, ये यहाँ पर बी है और ये सी है, इधर डी है, ये ई है और ये एफ है। अब यहाँ पर जब अपन आगे देखते हैं तो बेटे यहाँ पर क्या होता है कि इस जगह पर ये हुआ कि यहाँ पर ये ए है, ये बी है और ये सी है, यहाँ डी है, ये ई है और ये ई और फिर ये एफ। तो ये एक ही जैसी जीन यहाँ पर दो बार आ गई, तो इस जगह पर क्या हुआ, डुप्लीकेशन हुआ। तो डुप्लीकेशन का माने द्विगुणन होगा, और द्विगुणन का मतलब ये होता है बच्चों कि एक ही स्थान पर एक ही प्रकार की जो जीन है वो दो बार आ जाती है, तो इसको कहते हैं डुप्लीकेशन। क्लियर। अब यहाँ पर तीसरा आपको याद रखना है, चौथा सॉरी, और ये होगा स्थानांतरण। तो संरचना में बदलाव के कारण चौथा उत्परिवर्तन है वह है स्थानांतरण। स्थानांतरण यानी इसको आप कह सकते हो यानी ट्रांसलोकेशन, इसको आप कह सकते हो बच्चों ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन और जीन विनिमय में अंतर अभी यहां पर आप देखना, तो इसका मतलब होता है असमजात, ये वर्ड याद रखना, असमजात, असमजात गुणसूत्रों, असमजात गुणसूत्रों के खंडों की अदला बदली, के खंडों की अदला बदली, के खंडों की अदला बदली।
अदला बदली। अब ये आपको याद रखना है, अगर समजात गुणसूत्र के खंडों की अदला बदली होती है उसे तो जीन विनिमय कहते हैं, लेकिन अगर असमजात खंडों के अदला बदली होगी तो बेटे उसे आप क्या कहोगे, ट्रांसलोकेशन यानी स्थानांतरण। देखो कैसे कि यहां पर अपन देखते हैं कि हमारे पास में ये दो गुणसूत्र है। यहां पर एक गुणसूत्र तो ये अपन मान लेते हैं कि ये एक समजात जोड़ा यहां पर है, ठीक है, ये समजात जोड़ा है। और दूसरा समजात जोड़ा अपन यहां पर लेते हैं, तो ये दूसरा समजात जोड़ा जो है ये हमारे पास में ये यहां पर है। दूसरा समजात जोड़ा अपन ये ले लेते हैं कि दूसरा समजात जोड़ा ये यहां पर है, ये दूसरा समजात जोड़ा यहां पर है। तो अब आप देखो बच्चों कि यहां पर ये दोनों के दोनों जो गुणसूत्र हैं, ये दोनों के दोनों जो गुणसूत्र हैं, यानी ये तो आपस में क्या है, ये आपस में है समजात गुणसूत्र, समजात गुणसूत्र, और ये भी आपस में समजात है। लेकिन ये वाला और ये वाला जो गुणसूत्र है ये आपस में है असमजात गुणसूत्र, ये आपस में है असमजात गुणसूत्र। तो अच्छी तरह से समझ लें कि पहले तो ध्यान रखना बेटे कि ये वाला जो जोड़ा है ये तो समजात है, ये भी आपस में समजात है, लेकिन ये वाला और ये वाला तो ये दोनों आपस में क्या है, असमजात है। अब ध्यान रखना कि अगर इनके बीच में खंडों की अदला बदली होती है तो बेटे ये तो कहलाएगा जीन विनिमय, इसको आप कहोगे जीन विनिमय। लेकिन अगर खंडों की अदला बदली इसके और इसके बीच में होती है तो फिर ये कहलाएगा ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन में क्या हुआ कि इधर यहां पर अपन बनाते हैं कि बेटे यहां पर अपन देखते हैं कि इस जगह पर अपन ने बनाया, तो ये तो एक गुणसूत्र तो अपन ने सेम वैसा का वैसा बना दिया और दूसरा गुणसूत्र भी अपन ने बना दिया, लेकिन यहां पर ये अपन ने इसको तोड़ दिया। उसके बाद में फिर अपन ने देखा कि यहाँ पर जो गुणसूत्र है, यहाँ पर अपन ने जो बनाया दूसरा गुणसूत्र को अपन ने इस तरह से बनाया, ये यहाँ पर ये इस तरह से, इसको भी मैं आधा बना देता हूं, और ये यहाँ पर ये गुणसूत्र पूरा है। अब यहाँ आप देखो कि इसमें इसका खंड तो यहाँ पर आकर जुड़ गया, ये ध्यान रखना। और दूसरे में आपने ये देखा है कि उसमें जो है क्या कहते हैं, उसका खंड है, ये खंड बेटे इसका यहाँ पर आकर जुड़ गया। तो यहाँ आप देखिएगा कि इस जगह पर हुआ क्या कि इस जगह पर ये हुआ कि इन दोनों में खंडों की अदला बदली है और इसी घटना को आप ट्रांसलोकेशन कहेंगे। तो अच्छी तरह से आप देख ले कि यहाँ पर स्थानांतरण में जो खंडों की अदला बदली हुई है ये अदला बदली असमजात गुणसूत्रों के बीच में हुई है। तो ये असमजात गुणसूत्रों के बीच में खंडों की अदला बदली, और इस घटना को आप कह सकते हो अवैध जीन विनिमय, इसे आप अवैध जीन विनिमय भी कह सकते हो। तो यहां आप देखो यह है स्थानांतरण। तो आपको याद क्या रखना है, असमजात गुणसूत्रों के खंडों की अदला बदली। तो बेटे यहां पर ये समजात है, ये भी समजात है, लेकिन ये दोनों आपस में असमजात है। तो ये इसका कुछ खंड तो इधर चला जाएगा, इसका कुछ खंड यहां पर आ जाएगा। तो असमजात गुणसूत्रों के खंडों की जो अदला बदली है, इस अदला बदली को आप क्या कहेंगे, स्थानांतरण कहेंगे। तो बच्चों अभी अभी अपन ने कौन से उत्परिवर्तन के बारे में पढ़ा, तो वो उत्परिवर्तन था गुणसूत्र की संरचना में बदलाव। तो गुणसूत्र की जो संरचना में बदलाव है ये चार तरह से आपको पढ़ना है। पहला क्या है, यानी विलोपन। तो बच्चों विलोपन में क्या याद रखना है कि गुणसूत्र के किसी खंड का अभाव होना, तो ये तो विलोपन कहलाता है। फिर अपन नंबर 2 क्या याद रखना है, प्रतिपन। तो प्रतिपन का माने कि गुणसूत्र के खंडों का आपस में उल्टे क्रम में जुड़ जाना, तो ये प्रतिपन कहलाता है। फिर आता है बेटे द्विगुणन। तो गुणसूत्र के किसी खंड पर एक ही प्रकार की जीन का 2 बार आना, ये द्विगुणन कहलाता है। और फिर आपको चौथा याद करना है बेटे, यानी स्थानांतरण। तो स्थानांतरण में याद रखना है कि असमजात गुणसूत्रों में, असमजात, देखो नॉर्मल समजात गुणसूत्रों के बीच में अदला बदली होगी तो उसे तो आप क्या कहोगे, जीन विनिमय कहोगे। लेकिन असमजात अलग अलग सेट के जो गुणसूत्र हैं, अगर उनके बीच में खंडों की अदला बदली होती है तो फिर उसे आप कहेंगे
में स्थानांतरण। तो स्थानांतरण में बेटे इसका एक एग्जाम्पल होता है जिसको कहते हैं ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर, तो ब्लड कैंसर में 22वें नंबर का और साथ में 9वें नंबर के गुणसूत्रों के खंडों की अदला बदली होती है। तो ध्यान रखना, ब्लड कैंसर जिसको CML कहा जाता है बेटे, वो इसी वजह से होता है 22वें और 9वें गुणसूत्र के खंडों में कुछ अदला बदली होती है जिससे जीनी संरचना में बदलाव आता है। तो ये तो हमारे पास में पहला उत्परिवर्तन था जिसको अपन ने कहा गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। आइए अब अपन दूसरे उत्परिवर्तन पर आगे बढ़ते हैं। तो ये उत्परिवर्तन हमारा होगा और ये होगा बेटे यानी जीन उत्परिवर्तन। इसको अपन कहेंगे जीन उत्परिवर्तन। जीन उत्परिवर्तन यानी जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन तो आपको समझना है कि जीन उत्परिवर्तन होता क्या है। पहले तो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन पढ़ा जिसमें आपने पढ़ा कि गुणसूत्रीय संरचना और संख्या में बदलाव के कारण होने वाले जो बदलाव है उन्हें अपने गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहा। लेकिन बेटे अब आपने यहां पर देखना है कि अब यहां पर जीनी संरचना में बदलाव आने की वजह से होगा, यानी जीनी संरचना में बदलाव या उसकी संख्या में बदलाव के कारण यह उत्परिवर्तन होगा। तो जीन उत्परिवर्तन का माने क्या होगा, तो यहां याद रखना है जीनी यानी जीनी संरचना। जीनी संरचना में बदलाव। जीनी संरचना में बदलाव, तो सीधा सा परिभाषा है कि जीन उत्परिवर्तन किसे कहोगे, यानी जो जीनी संरचना में बदलाव के कारण उत्पन्न हो। तो वो उत्परिवर्तन जो जीनी संरचना में बदलाव के कारण उत्पन्न होते हैं उन्हें जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। अब बच्चों आपको याद रखना है ये जीनी संरचना में बदलाव कैसा आएगा, तो फिर आपको दूसरे नंबर पर आपको याद रखना है कि जीनी संरचना में जो बदलाव आएगा, जीनी संरचना में बदलाव, तो बेटे जीनी संरचना में जो बदलाव आएगा वो आएगा नाइट्रोजन सारकों की, यानी नाइट्रोजन जो बेस होते हैं नाइट्रोजन सारकों की संख्या व स्थिति में बदलाव के कारण। नाइट्रोजन सारकों की संख्या व स्थिति, नाइट्रोजन सारकों की संख्या व स्थिति में परिवर्तन के कारण, स्थिति में परिवर्तन के कारण, परिवर्तन के कारण। तो बच्चों आपको यह याद रखना है कि एक बार अपन फिर रिपीट कर लें कि जीन उत्परिवर्तन क्या है। तो जीन उत्परिवर्तन वह है जो जीनी संरचना में बदलाव के कारण उत्पन्न होंगे, और ये जो जीनी संरचना में जो बदलाव आएगा वो नाइट्रोजन सारकों की स्थिति और उनकी संख्या में बदलाव के कारण आएगा। तो आइएगा देखते हैं कि इस उत्परिवर्तन के भी यहां पर याद रखना बेटे कि यह उत्परिवर्तन भी कितने प्रकार का होता है, यानी ये भी 2 प्रकार का होता है, यानी 2 टाइप का। तो 2 टाइप में अपन सबसे पहले जो यहां पर लेंगे वो लेंगे यहां पर बिंदु उत्परिवर्तन। पहला जो प्रकार होगा ये होगा बिंदु उत्परिवर्तन, जिसको आप कह सकते हो पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन, तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि जीनी उत्परिवर्तन के भी 2 प्रकार होंगे। एक प्रकार तो बेटे बिंदु उत्परिवर्तन होता है और दूसरा प्रकार जो होता है वह फ्रेम शिफ्ट या फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन होता है। तो यहां पर अपन को जो पढ़ना है वो पढ़ना है अपन को कौन सा, बिंदु उत्परिवर्तन। तो क्या मतलब होता है बेटे बिंदु उत्परिवर्तन का, यानी बिंदु उत्परिवर्तन का मतलब यह है कि डीएनए की एक लंबी श्रृंखला है हमारे पास में, लेकिन उस लंबी श्रृंखला में कि एक ही नाइट्रोजन सारक की स्थिति में बदलाव आए, जो जैसे यहां पर है, ये हमारे पास में ये यहां पर कोई ए नाइट्रोजन सारक है, कोई टी नाइट्रोजन सारक है, कोई सी है और कोई यहां पर जी है। तो ये इतनी लंबी श्रृंखला है, लेकिन बदलाव बेटे केवल यहां पर आता है। तो यहां पर आता है बदलाव तो मात्र बिंदु मात्र स्थान पर आया, यानी यहां पर ध्यान रखना कि इसमें आपको याद रखना है डीएनए की श्रृंखला में, डीएनए की श्रृंखला में बिंदु मात्र स्थान पर बदलाव, डीएनए की श्रृंखला में बिंदु मात्र स्थान पर बदलाव। तो यह भी आपको याद रखना है कि बिंदु उत्परिवर्तन का क्या मतलब है
कि डीएनए की जो लंबी श्रृंखला होती है उस लंबी श्रृंखला में मात्र केवल एक या दो नाइट्रोजन क्षारकों की पोजीशन में परिवर्तन आएगा और पोजीशन में परिवर्तन आने से यह उत्परिवर्तन उत्पन्न होगा। तो पॉइंट म्यूटेशन का मतलब यह है कि डीएनए की श्रृंखला में एक छोटे से स्थान पर बदलाव आएगा। और यह बदलाव कैसे आएगा, तो बेटे ध्यान रखना, यहां पर क्या होगा, इस बिंदु उत्परिवर्तन में क्या होगा, नाइट्रोजन क्षारकों की स्थिति में बदलाव आएगा। यानी यहां पर जो होंगे नाइट्रोजन जो क्षारक होंगे, नाइट्रोजन क्षारकों की स्थिति में बदलाव। यह भी आपको याद रखना है कि इस कंडीशन में जो बदलाव आएगा वह नाइट्रोजन क्षारकों की स्थिति में बदलाव आएगा या स्थिति में परिवर्तन आएगा। तो ये जो बिंदु उत्परिवर्तन होता है इसमें एक नाइट्रोजन क्षारक दूसरे नाइट्रोजन क्षारक को स्थापित करता है। यानी ये जो यहां पर डीएनए के श्रृंखला में बदलाव आएगा वह नाइट्रोजन क्षारकों की स्थिति में परिवर्तन आएगा। और इसी कारण से इस उत्परिवर्तन को प्रतिस्थापन, यानी इसे आप ध्यान रखना, इसे प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन भी कहते हैं, प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन भी कहते हैं, ये याद रखना। यानी बिंदु उत्परिवर्तन का जो अगला नाम होगा वह सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन भी कहेंगे। कैसे कहेंगे बेटे, क्योंकि इसमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पर ए है तो या तो ये जो है क्या कहते हैं किसके स्थान पर आ जाएगा, किसी टी की जगह पर चला जाएगा, या जो सी है ये चला जाएगा किसी जी की जगह पर या सी की जगह पर। तो एक नाइट्रोजन क्षारक किसी दूसरे नाइट्रोजन क्षारक को प्रतिस्थापित करता है। तो इस कारण से इस बिंदु उत्परिवर्तन को आप क्या कह सकते हैं, यानी प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन भी कह सकते हैं। तो एक बार और अच्छी तरह से समझ लें कि आज का जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है बेटे यहां पर ये दूसरा जीन उत्परिवर्तन। अच्छा, ये तो याद हो गया होगा कि उत्परिवर्तन के पहले दो प्रकार थे बेटे। पहला प्रकार तो था गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और दूसरा प्रकार है जीन उत्परिवर्तन। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन में भी दो जगह से बदलाव आएगा, एक तो संख्या में बदलाव के कारण और एक संरचना में बदलाव के कारण। संख्या में बदलाव के कारण के भी दो प्रकार है बेटे, एक तो सुगुणिता और असुगुणिता। सुगुणिता के भी दो प्रकार है, याद रखना, एक तो मोनोप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। असुगुणिता के भी दो प्रकार है जो याद रखना है, मोनोसोमी और ट्राइसोमी। उसके बाद में फिर अपन ने बेटे आज अध्याय में अपन ने पढ़ा है संरचना में बदलाव। तो गुणसूत्र की संरचना में बदलाव ये दो तरह से आएंगे, एक तो विलोपन की वजह से, प्रतिपन की वजह से, द्विगुणन की वजह से और स्थानांतरण की वजह से। तो ये तो आपको गुणसूत्रीय परिवर्तन याद हो गया। अब अपन को जो याद करना है वो याद करना है जीन उत्परिवर्तन। तो फिर मैं आपसे एक बार याद दिला रहा हूं बेटे कि जीन उत्परिवर्तन का मतलब जीनी संरचना में बदलाव के कारण। अब ये जो जीनी संरचना में बदलाव आएगा ये नाइट्रोजन क्षारकों की स्थिति या संख्या में बदलाव के कारण आएगा। अब इस जीन उत्परिवर्तन के भी दो प्रकार होंगे। पहला प्रकार अपन यहां पर पढ़ने वाले हैं वह है बिंदु उत्परिवर्तन। तो यहां नाम से लग रहा है ना बिंदु उत्परिवर्तन, तो बिंदु उत्परिवर्तन का मतलब यही होता है कि डीएनए की जो लंबी श्रृंखला होती है उसके बिंदु मात्र स्थान पर बदलाव आएगा। अब बिंदु मात्र स्थान पर कैसे आएगा कि या तो कोई नाइट्रोजन क्षारक वहां जुड़ेगा या फिर वहां से किसी दूसरे के द्वारा वह प्रतिस्थापित होगा। तो यहां इसके भी जो है इस वजह से क्योंकि बिंदु उत्परिवर्तन में क्या होता है कि एक नाइट्रोजन क्षारक दूसरे नाइट्रोजन क्षारक को प्रतिस्थापित करता है। इसी कारण से बेटे इस बदलाव को या इस उत्परिवर्तन को क्या कहा अपन ने, यानी प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन भी इसको कहते हैं। अब ये जो प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन है ये बेटे ये भी दो प्रकार के होंगे। अब ये दो प्रकार कौन कौन से होंगे, तो यहां अपन देखते हैं कि बिंदु उत्परिवर्तन के भी दो प्रकार होंगे और दो प्रकार में इसका यहां पर ध्यान रखना बेटे, यानी इसके भी दो प्रकार होंगे। तो दो प्रकार में यानी बिंदु उत्परिवर्तन के टाइप, बिंदु उत्परिवर्तन के प्रकार, बिंदु उत्परिवर्तन के प्रकार। तो ये ध्यान रखना बेटे यहां पर इसके दो प्रकार होते हैं। बिंदु उत्परिवर्तन के दो प्रकार होते हैं। तो दो प्रकार में सबसे पहला प्रकार अपन यहां पर लेते हैं ट्रांजिशन, जिसको आप कह सकते हैं यानी संक्रांति। ट्रांजिशन यानी इसको आप क्या कहेंगे,
संक्रांति। अब संक्रांति का मतलब क्या है, तो यहाँ इसका मतलब ये है कि इसमें यहाँ पर ये प्यूरिन है, प्यूरिन, तो प्यूरिन की जगह पर यहाँ पर प्यूरिन ही आ सकता है और इधर प्यूरिन की जगह पर प्यूरिन आ सकता है। या फिर आप यहाँ पर याद रखेंगे कि अगला यहाँ पर हमारे पास में है पिरिमिडीन, पिरिमिडीन नाइट्रोजन बेस। तो पिरिमिडीन नाइट्रोजन बेस की जगह पर यहाँ पर क्या जा सकता है, यानी यहाँ पिरिमिडीन ही जा सकता है। तो बच्चों प्यूरिन क्या होते हैं, यानी A/G, यहाँ भी क्या होंगे A और G, यानी प्यूरिन जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, ये तो आपने याद कर ही रखा होगा कि बेटे नाइट्रोजन क्षारक कितने प्रकार के होते हैं, 5 आज तक, ये ध्यान रखना। ये नाइट्रोजन बेस जो होते हैं ये होते हैं आज और तक। तो बेटे आज वाले जो हैं ये तो किस ग्रुप में आएंगे, ये तो प्यूरिन ग्रुप में आएंगे, और जो तक वाले होते हैं ये आते हैं पिरिमिडीन ग्रुप में। तो नाइट्रोजन क्षारक जो है वो 2 समूह में बटे होते हैं, एक तो प्यूरिन समूह और एक पिरिमिडीन। लेकिन बेटे समूह तो 2 होते हैं, याद रखना, लेकिन प्रकार कितने होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। और कैसे याद करोगे, आज तक, ऐसे याद करना, आज तक, यानी आज में क्या आ जाएगा, एडिनिन और ग्वानिन, और ये किस समूह में रखे जाएंगे, प्यूरिन समूह में रखे जाएंगे। और तक में क्या आएगा, थायमीन, यूरेसिल और साइटोसिन। तो थायमीन, यूरेसिल और साइटोसिन, इसको कहां रखा जाएगा, इसको पिरिमिडीन समूह में रखा जाएगा। अब चूंकि अपन डीएनए की बात कर रहे हैं तो डीएनए के अंदर यूरेसिल नहीं पाया जाता है, तो यहां आपको याद रखना है कि प्यूरिन समूह में तो एडिनिन और ग्वानिन होगा, और पिरिमिडीन समूह में बेटे थायमीन और साथ में क्या होगा यहां पर, यानी थायमीन और साथ में होगा साइटोसिन। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। इधर पिरिमिडीन में भी आपको याद रखना है थायमीन और साइटोसिन। तो थायमीन और साइटोसिन, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एडिनिन और ग्वानिन है तो ये एडिनिन और ग्वानिन को ही रिप्लेस करेगा, या फिर बेटे याद रखना थायमीन या साइटोसिन है तो ये थायमीन और साइटोसिन को ही रिप्लेस करेगा। देखो कैसे, कि यहां पर इसको इस तरह से आप समझ ले कि बेटे यहाँ पर हमारे पास में एडिनिन है, और इधर मान लेते हैं थायमीन है, और इधर मान लेते हैं ये साइटोसिन है, या इधर यहाँ पर आप देख ले कि इधर मान लेते हैं ये टी है, तो यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर अपन मान लेते हैं कि इधर क्या है, ये जी है। तो ये ए हमेशा टी से जुड़ता है, और यहाँ पर ये सी हमेशा इससे जुड़ता है। तो यहाँ आप देखिएगा, इसको इस तरह से अपन लेंगे, इसको इस तरह से लेंगे बेटे कि इसको यहाँ अपन थोड़ा सा क्लियर करते हैं, और इसको इस तरह से बनाते हैं कि यहाँ हमारे पास में ये हमारे पास में ए है, और इधर यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जी है, यहाँ हमारे पास में टी है और यहाँ सी है। इधर आप देखें तो यहाँ पर टी होगा, और यहाँ पर सी होगा, और यहाँ पर ए होगा, और यहाँ पर जी होगा। और आपको भी पता है कि ये आपस में एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। अब परिवर्तन इस जगह पर आता है, परिवर्तन जो डीएनए श्रृंखला में है वो इस जगह पर परिवर्तन आता है, और इस जगह पर परिवर्तन आने से ये एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ आप देखिएगा इन्होंने किस तरह से रिप्लेस किया कि ए की जगह पर तो जी आ गया और जी की जगह पर ए चला गया, बाकी तो ये टी और ये सी तो पहले से ही है। अब यहाँ देखो बेटे कि यहाँ पहले से ही क्या था, टी, और यहाँ पर क्या था, यानी सी, और ये तो सेम है, ये तो इससे जुड़े हुए रहेंगे, और ये यहाँ पर ये जी होगा, ये इससे जुड़ेगा। क्लियर। तो अब आप देखो कि ये यहाँ पर जी कभी भी टी से नहीं जुड़ेगा, और ये ए कभी भी सी से नहीं जुड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पर बदलाव आ जाएंगे। तो ये बच्चों अच्छी तरह से आप समझ लीजिएगा कि बदलाव कैसा आया, कि यहाँ पर देखो प्यूरिन प्यूरिन की जगह पर, और पिरिमिडीन पिरिमिडीन की जगह पर। पहले यहाँ पर आप देखो कि ये कौन सा है, ये प्यूरिन समूह है, और ग्वानिन भी क्या है, प्यूरिन समूह है। तो प्यूरिन ने प्यूरिन को प्रतिस्थापित किया, है ना। अपन इधर भी कर सकते हैं, थायमीन साइटोसिन को भी हो सकता है, साइटोसिन थायमीन को भी हो सकता है। तो बेटे एडिनिन ने ग्वानिन को किया, तो प्यूरिन ने प्यूरिन को किया। अगर यहाँ होता थायमीन साइटोसिन को करता, साइटोसिन थायमीन को करता, तो यह जवाब क्या हो जाता, पिरिमिडीन पिरिमिडीन का हो जाता। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख ले कि बेटे बिंदु उत्परिवर्तन का दूसरा प्रकार है
सब पहला प्रकार होगा सक्रांति। तो सक्रांति में आपको क्या याद रखना है कि प्यूरिन नाइट्रोजन क्षारक किसी प्यूरिन नाइट्रोजन क्षारक को ही प्रतिस्थापित करता है और पिरिमिडिन नाइट्रोजन क्षारक किसी पिरिमिडिन को ही प्रतिस्थापित करता है। तो ये तो हमारे पास में कौन सा हुआ, यानी ट्रांजिशन। इसका अगला जो प्रकार आप पढ़ेंगे, इसका नंबर 2 जो प्रकार पढ़ेंगे वो होगा बेटे ट्रांजिशन। ट्रांजिशन तो हो गया ट्रांजिशन, और अब अगला प्रकार जो होगा ये होगा ट्रांसवर्जन। अगला जो प्रकार आप इसका पढ़ेंगे यानी इसको अपन कहते हैं अनुपथन। अनुपथन यानी ट्रांसवर्जन यानी अनुपथन। तो अनुपथन का जो मतलब होता है बेटे, ये मतलब होता है यहाँ पर कि इधर यहाँ पर हमारे पास में प्यूरिन नाइट्रोजन बेस है, तो प्यूरिन नाइट्रोजन बेस किसको रिप्लेस करेगा, यानी पिरिमिडीन को। पिरिमिडीन को, और पिरिमिडीन जो नाइट्रोजन बेस है वो रिप्लेस करेगा प्यूरिन को। तो बच्चों क्या याद रहेगा इसमें आपको कि ट्रांजिशन यानी अनुपतन यानी ऐसा उत्परिवर्तन जिसमें प्यूरिन नाइट्रोजन क्षारक यानी प्यूरिन नाइट्रोजन जो बेस है यानी ये कौन से होंगे, ए और जी होगा। इधर पिरिमिडीन नाइट्रोजन जो बेस हैं ये बेस क्या होंगे बेटे, टी और सी होगा। तो यहां पर जो प्यूरिन नाइट्रोजन बेस हैं ए और जी, वह पिरिमिडीन के द्वारा प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं या पिरिमिडीन जो नाइट्रोजन बेस है वो किसी प्यूरिन के द्वारा प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं। इसको आप इस तरह से समझ लें कि यहाँ पर ये हमारे पास में ये है, ये इस तरह से आप समझ लें कि यहाँ पर ये ए है और ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है किसी टी से। ये यहाँ पर ए है और ए यहाँ पर जुड़ा हुआ है किसी टी से। तो यहाँ आप देखें कि इस जगह पर ये दूसरा है, ये टी है, ये श्रृंखला। इधर यहाँ पर ये मान लेता हूं कि ये सी है और ये यहाँ पर जुड़ी हुई किसी जी से। अब इधर भी यहाँ पर ये डीएनए है, तो ये तो अलग अलग नाइट्रोजन बेस है, ध्यान रखना, ये यहाँ पर अलग अलग। अब इसमें उत्परिवर्तन कहाँ पर हुआ, इस जगह पर उत्परिवर्तन हुआ। सी तो चला गया ए की जगह पर और ए आ गया सी की जगह पर। तो बेटे ए तो कौन से ग्रुप का नाइट्रोजन बेस है, ये है हमारे पास में प्यूरिन ग्रुप। और ये जो सी है, ये सी कौन से ग्रुप का है, तो ये आपको याद रखना है, ये है पिरिमिडीन ग्रुप। ये पिरिमिडीन ग्रुप का है। तो जब यहाँ पर ये चेंजेज आएगा तो ये चेंजेज कैसे आएगा कि ये तो चला गया बेटे, यहाँ पर तो सी आ गया और इधर यहाँ पर क्या आ गया, ए आ गया। अब आप देखिएगा कि ये तो ठीक है और जगह तो इसमें सही है, ये यहाँ पर आप देखिएगा ये यहाँ पर तो सही है, लेकिन इस जगह पर पहले क्या था, टी, यहाँ टी था और पहले यहाँ पर क्या था बेटे, जी। तो अब आप देखें क्या ये यहाँ पर ये जो सी है ये टी से कभी भी बाइंड नहीं होता। इसी तरह से यहाँ पर जो ये ए है ये ए जी से कभी भी बाइंड नहीं होता। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि प्यूरिन पिरिमिडीन की जगह पर आ गया और पिरिमिडीन प्यूरिन की जगह पर चला गया। तो इससे बेटे जब गलतियां होती है तो उत्परिवर्तन आते हैं, और ऐसी गलती कहां देखने को मिलती है, तो इसका एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा, यानी सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, और सिकल सेल एनीमिया में ये जो टी नाइट्रोजन बेस है ये बेटे किसकी जगह पर, यानी टी जो रिप्लेस होता है ये होता है किसकी जगह पर, ए की जगह पर। तो ये याद रखना कि यहाँ पर टी जो नाइट्रोजन बेस है उसकी जगह पर क्या आ जाता है, ए नाइट्रोजन बेस आ जाता है। तो होता क्या है कि यहाँ पर सी और टी और सी, और इस जगह पर यहाँ आ जाएगा बेटे, यहाँ पर आ जाएगा यानी सी और ये ए और साथ में ये सी। अब जब इस पर एमआरएनए बनेगा तो इस पर एमआरएनए बनेगा तो ये एमआरएनए बनेगा जी यू, यानी क्योंकि टी, अब यहाँ पर टी की जगह पर क्या आएगा बेटे, ए, तो यहाँ तो आ जाएगा जी ए जी, लेकिन यहाँ पर जो बनेगा वह जी यू जी बनेगा। तो ये थोड़ा सा याद रखना, ये ग्लूटामिक एसिड को रिप्रेजेंट करेगा आगे चलकर और वह वेलिन एसिड को प्रदर्शित करेगा। तो ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि सिकल सेल एनीमिया में क्या हुआ कि जो टी नाइट्रोजन बेस है वो किसके द्वारा रिप्लेस हो गया बेटे, ए के द्वारा। और ए के द्वारा रिप्लेस होने के साथ ही जब यहाँ पर एमआरएनए बना, यानी इस डीएनए श्रृंखला पर
जब mRNA बनेगा तो mRNA बनेगा तो C की जगह पर तो G आ जाएगा और T की जगह पर A आ जाएगा और C की जगह पर G। तो ये तो आपको ग्लूटामिक एमिनो एसिड को प्रदर्शित करेगा। और जो इधर CAC है तो वहां पर जो mRNA बनेगा वह GUG बनेगा और GUG जो बनेगा बेटे ये वेलिन एमिनो एसिड को प्रदर्शित करेगा और इस कारण से हीमोग्लोबिन की संरचना में बदलाव आ जाएगा। तो इसका उदाहरण अभी तो इसको इतना याद कर लो, बाकी अगले आने वाले अध्याय में सिकल सेल एनीमिया जब पढ़ेंगे अपन आनुवांशिक विकार, वहां पर इसको पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। तो अभी इतना याद कर लो कि सिकल सेल एनीमिया किसका उदाहरण है? ट्रांजिशन यानी इसका ट्रांसवर्जन यानी अनुपतन का उदाहरण है। और इसके दौरान क्या होता है कि जो टी नाइट्रोजन बेस होता है वह किसी ए के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो जहां पर टी होता है वहां पर ए आ जाएगा बेटे और उस पर जो अमीनो एसिड बनेंगे वह अलग अलग बनेंगे। तो इस तरह से आपको याद करना है कि ये बिंदु उत्परिवर्तन और बिंदु उत्परिवर्तन के दो प्रकार आपको याद हुए। पहला प्रकार क्या याद हुआ? ट्रांजिशन। और दूसरा प्रकार क्या याद हुआ बेटे? ट्रांसवर्जन। तो ट्रांजिशन में क्या याद हुआ आपको कि वहां पर प्यूरिन प्यूरिन की जगह पर जाता है और पिरिमिडीन पिरिमिडीन की जगह पर जाता है, इतना याद हुआ। फिर दूसरा क्या था हमारे पास में? ट्रांसवर्जन। तो ट्रांसवर्जन में क्या हुआ कि प्यूरिन तो पिरिमिडीन की जगह पर जाएगा और पिरिमिडीन प्यूरिन की जगह पर आएगा। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण है जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। और ये जो सिकल सेल एनीमिया है इसमें होता क्या है बेटे कि जो टी यानी थायमिन नाइट्रोजन बेस होता है वह एडेनिन नाइट्रोजन बेस के द्वारा प्रतिस्थापित होता है। तो ये हमारे पास में दूसरा उत्परिवर्तन था यानी ट्रांजिशन। लेकिन बच्चों याद है ना कि बिंदु उत्परिवर्तन के दो प्रकार हैं यानी जीन उत्परिवर्तन के दो प्रकार हैं। पहला प्रकार तो कौन सा है? यानी पहला प्रकार तो आपको याद रखना है वह कौन सा है यानी बिंदु उत्परिवर्तन। और इसका दूसरा प्रकार बेटे दूसरा पार्ट यहां पर लेंगे अपन नंबर सेकंड पार्ट और ये पार्ट होगा यानी फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन। यानी इसको आप कहोगे फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन यानी फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन। तो पहला प्रकार यहां पर होगा फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन। यानी इसको आप इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं यानी इसको आप कह सकते हो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहा जाता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब यहां इसको न्यू समझना कि बेटे जैसे यहां पर हमारे पास में है ये यहां पर कि राम हैज टू केप यानी बेटे आपको याद रखना है कि अभी इसमें अपन पढ़ेंगे कि फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि डीएनए की श्रृंखला में जो कोडोन होते हैं जो नाइट्रोजन बेस होते हैं उसमें कोई अतिरिक्त नाइट्रोजन सारक अगर जुड़ जाए या कोई अतिरिक्त नाइट्रोजन सारक हट जाए तो डीएनए के आगे के सारे नाइट्रोजन सारक बेटे प्रतिस्थापित हो जाते हैं और उनकी संरचना में बदलाव आता है। देखो कैसे बदलाव आएगा कि यहां पर इस जगह पर अपन कोई सा भी ये टी सेट कर देते हैं। तो अब यहाँ पर 3-3 के समूह होते हैं, ध्यान रखना ये। तो बेटे यहाँ अगली स्टेप में क्या हो जाएगा कि ये RAT और ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर और ये इधर चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा RAT और इधर क्या हो जाएगा MHA, इधर क्या हो जाएगा बेटे STW, इधर क्या हो जाएगा OCA और इधर क्या हो जाएगा P। तो इस तरह से आप देखो कि यहां पर हमारे पास में ये कोई डीएनए है। अब यहां पर ये G ये कोई नाइट्रोजन ग्रुप है C और ये मान लेते हैं A और A। अब यहां अपन कोई अतिरिक्त नाइट्रोजन सारक जोड़ देते हैं। तो अतिरिक्त नाइट्रोजन सारक जोड़ने से क्या हुआ बेटे कि यहां पर ये जो ग्रुप है ये जो है तो इसमें क्या हुआ कि जैसे यहां जुड़ेगा तो ये इधर प्रतिस्थापित होगा, ये इधर होगा और ये इधर होगा। तो हमारे पास में हमें रिजल्ट मिलेगा तो रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर ये G और यहाँ आ जाएगा T। उसी के अलावा यहाँ पर ये आगे खिसक सकते हैं बेटे G और ये C और C, ये C आगे खिसकेगा तो C और यहाँ पर A और ये यहाँ पर इधर से A आगे खिसकता चला जाएगा। तो जिस तरह से यहाँ पर बेटे ये लैंग्वेज बदली ना, जैसे आपने क्या देखा
कि राम हैज 2 कैप, यहां तक तो समझ में आता है कि राम के पास में 2 कैप है, लेकिन जैसे कोई अतिरिक्त वहां पर वर्ड उसके अंदर लेटर आया तो अब रात, MHA, कोई पता ही नहीं चल रहा क्या हो गया। तो इसी तरह से यहां पर होता है कि जब डीएनए की श्रृंखला में कोई अतिरिक्त नाइट्रोजन बेस जुड़ता है तो बेटे उसके वो जुड़ने के बाद उसके आगे वाले जो नाइट्रोजन क्षारक है ये प्रतिस्थापित होते हुए चले जाते हैं, और जब ये प्रतिस्थापित होते हैं तो कोडोन की संरचना में बदलाव आता है, और कोडोन की संरचना में बदलाव आ जाने के कारण कोडोन की संरचना में बदलाव आ जाने के कारण क्या होता है बेटे कि उस पर बनने वाले जो एमआरएनए है ना, वो एमआरएनए प्रॉपर्ली नहीं बन पाएगा और प्रोटीन निर्माण की क्रिया बाधित होगी। तो याद रखना यहां पर आपको क्या क्या याद रखना है। एक तो डीएनए की संरचना में बदलाव आएगा, यानी डीएनए की श्रृंखला में अतिरिक्त नाइट्रोजन क्षारक जुड़ेगा, अतिरिक्त नाइट्रोजन क्षारक का जुड़ना या फिर घटना, ये दोनों हो सकता है। घटेगा तो भी होगा बेटे, जुड़ेगा तो भी होगा। जुड़ेगा तो प्लस में रहेगा, घटेगा तो माइनस में रहेगा। तो फिर यहां पर क्या होगा, डीएनए के कोडोन की संरचना में बदलाव आएगा या डीएनए की श्रृंखला में बदलाव आएगा, डीएनए की श्रृंखला में परिवर्तन। और जब डीएनए की श्रृंखला में परिवर्तन आएगा तो बच्चों याद रखना इस पर बनने वाले एमआरएनए की संरचना में परिवर्तन, एमआरएनए की संरचना में परिवर्तन। और जब एमआरएनए की संरचना में परिवर्तन आएगा तो फिर सीधा याद रखना प्रोटीन निर्माण की क्रिया बाधित होगी या प्रोटीन निर्माण बाधित होगा। यह ध्यान रखना आपको कि जैसे ही डीएनए की संरचना में बदलाव आएगा या डीएनए की श्रृंखला में कोई नाइट्रोजन क्षारक जुड़ेगा या कोई घटेगा तो बेटे उसके नाइट्रोजन क्षारकों में बदलाव आएगा और उस डीएनए की श्रृंखला पर बनने वाला जो एमआरएनए होगा उस एमआरएनए के कोडोन में बदलाव आएगा और ये एमआरएनए सही तरीके की जो इंफॉर्मेशन है उसे लेकर एमआरएनए पर नहीं जा पाएगा। तो फिर जो राइबोसोम पर नहीं जा पाएगा, तो राइबोसोम पर जब प्रोटीन बनेगी तो वह प्रोटीन जो है सही नहीं बनेगी, तो यहां पर प्रोटीन की क्रिया बाधित हो जाएगी। और ऐसा आपको कहां देखने को मिलेगा, तो इसका एग्जांपल लिख लीजिएगा बेटे, थैलेसीमिया, यानी थैलेसीमिया रोग, यानी इस उत्परिवर्तन से एक बीमारी होगी जिसको कहेंगे थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया में ये होता है कि हीमोग्लोबिन की संरचना में बदलाव आ जाता है। तो एक बार और यहाँ पर अच्छी तरह से देख ले कि बेटे ये क्या होता है, फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन। तो फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन का मतलब ये है कि यहाँ पर डीएनए की श्रृंखला में कोई अतिरिक्त नाइट्रोजन क्षारक या तो जुड़ता है या अतिरिक्त नाइट्रोजन क्षारक वहां से हटता है। जब ये नाइट्रोजन क्षारक अगर जुड़ेगा तो बेटे उसके आगे वाले जितने भी नाइट्रोजन क्षारक है वो विस्थापित होते हुए चले जाएंगे और इनके विस्थापित हो जाने के कारण इस डीएनए की श्रृंखला पर जो एमआरएनए बनेगा वो एमआरएनए गलत उसको कोड करेगा, क्योंकि डीएनए में अतिरिक्त नाइट्रोजन क्षारक आ जाने से उसके नाइट्रोजन बेस आगे की तरफ विस्थापित हो गए। तो फिर यहां पर जो डीएनए को वो इंफॉर्मेशन देगा कोडोन की फॉर्म में, तो वह सही कोडोन एमआरएनए को नहीं दे पाएगा। और जब एमआरएनए को सही कोडोन नहीं मिलेंगे तो जब ये प्रोटीन निर्माण की सूचनाओं को लेकर जब ये राइबोसोम पर जाएगा तो बेटे ये सही कोडोन को लेकर नहीं जा रहा। तो सही कोडोन जब एमआरएनए के द्वारा राइबोसोम पर नहीं जाएंगे तो वहां पर जो प्रोटीन बनेगी वह भी गलत बनेगी, यही सही प्रोटीन का निर्माण वहां पर नहीं हो पाएगा। और इस कारण से राइबोसोम पर जो है वो प्रोटीन की निर्माण की क्रिया बाधित होगी और उस वजह से एक बीमारी होती है मनुष्य के अंदर, उस बीमारी को कहा जाता है थैलेसीमिया। तो बच्चों ये था हमारे पास में उत्परिवर्तन। तो उत्परिवर्तन को एक शॉर्ट तरीके से आप याद कर लेना कि बेटे उत्परिवर्तन के पहले 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार आपको याद करना है यानी कौन सा, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। दूसरा प्रकार आपको याद कर लेना है तो कौन सा, यानी जीन उत्परिवर्तन। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के भी 2 प्रकार होंगे बच्चों। तो 2 प्रकार में पहला प्रकार तो होगा संख्या में परिवर्तन के कारण और दूसरा प्रकार होगा
होगा यानी संरचना में परिवर्तन के कारण। संख्या में परिवर्तन के कारण के भी दो प्रकार होंगे बच्चों। पहला प्रकार होगा सुगुणिता और अगला प्रकार होगा असुगुणिता। सुगुणिता के भी बच्चों दो प्रकार होंगे। पहला तो कैसा होगा बेटे, यानी n यानी 2n माइनस n यानी मोनोप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। असुगुणिता के भी दो प्रकार होंगे, मोनोसोमी और ट्राइसोमी। ये तो था संख्या में परिवर्तन के कारण। दूसरा जो बदलाव है वह संरचना के कारण है। तो संरचना में परिवर्तन के कारण भी बेटे ये चार प्रकार का होता है, विलोपन है ना, और साथ में प्रतिपन, और अगला द्विगुणन और स्थानांतरण। ये तो है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। उसके बाद में बेटे आता है जीन उत्परिवर्तन। तो जीन उत्परिवर्तन के दो प्रकार हैं, एक तो बिंदु उत्परिवर्तन और एक फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन। बिंदु उत्परिवर्तन के बच्चों दो प्रकार हैं, एक तो सक्रांति और एक अनुपतन। तो बेटे इस तरह से आपको यह अध्याय याद करना है जिसका नाम है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन। तो अगला जो प्रकार है बेटे ये उत्परिवर्तन। तो इस तरह से बच्चों आज अपन ने इस उत्परिवर्तन अध्याय को पढ़ा, और इसी के साथ में एक बार फिर आपको मोशन मंच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।